सीरीज में कल हमने पढ़ दिया था ध्रुवीय और अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ है, और जो अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ है उसको हम कैसे ध्रुवित कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पैराविद्युत गुटके का ध्रुवण। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक रहेगा पैराविद्युत मतलब समझ गए ना, मतलब अचालक। तो पैराविद्युत गुटके का ध्रुवण। तो अब देखो किस प्रकार से हम पैराविद्युत गुटके का ध्रुवण करेंगे और क्या होता है पैराविद्युत गुटका। ठीक है, तो पैराविद्युत गुटके का ध्रुवण करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर दो समांतर प्लेटें लेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इस प्रकार से समांतर प्लेट ले ली। यहाँ पर एक पर आवेश मान लेते हैं, हो गया हमारा प्लस, यहाँ पर मान लेते हैं चलो ये माइनस हो गया, और इस प्लेट पर जो आवेश है वो कौन सा हो गया आपका प्लस आवेश। ये ध्यान रखना कोई तार नहीं है, ये प्लेट है। ठीक है, प्लेट है, ध्यान रखना इसमें। तो ये हो गया आपका यहाँ पर इस प्रकार से हमने दो समांतर प्लेटें हैं आपस में रख ली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हम यहाँ पर रखेंगे एक पैराविद्युत गुटका रखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से अचालक होगा। ठीक है, पैराविद्युत नाम आ गया तो इसका मतलब सीधी सी बात है वो क्या हो गया आपका अचालक हो गया। ठीक है, अब अचालक होगा और हमारे को क्या करना, पैराविद्युत गुटके का ध्रुवण करना। इसका मतलब ये जो गुटका है वो ध्रुवित है कि अध्रुवीय है ना, तभी तो यहाँ पर इसका ध्रुवण कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये क्या है, अध्रुवीय गुटका है। ठीक है, अध्रुवीय पैराविद्युत गुटका है। तो यहाँ पर क्या होगा, अध्रुवीय है तो जो भी माइनस प्लस है या माइनस प्लस इस प्रकार से माइनस प्लस है, ये आपके इस प्रकार से है। ठीक है, अब यहाँ पर भाई अध्रुवीय होता है तो अध्रुवीय में क्या होता है, गुरुत्व केंद्र शब्द का क्या होता है, एक ही होता है ना। ध्रुवित होता है तो उसमें गुरुत्व केंद्र क्या नहीं होता, माइनस प्लस का एक नहीं होता। ये तो हमने कल पढ़ दिया था। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये एक समांतर प्लेट है, ये एक मतलब यहाँ पर समांतर प्लेट है। तो इस प्लेट पर आवेश प्लस है, इस पर आवेश है माइनस है। तो मान लेते हैं इसमें जो आपका आवेश घनत्व है, कौन सा आवेश घनत्व होगा बताओ। यहाँ पर एक तार दिख रहा है तो कौन सा, रेखीय आवेश घनत्व नहीं है। मैंने बोला क्या है कि ये समांतर प्लेट है और प्लेट पर जो आवेश घनत्व होता है वो कौन सा होता है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। भाई तीन ही तो आवेश घनत्व होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व जब कोई आपका एक तार वगैरह हो, ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पर आएगा एक होता है पृष्ठीय आवेश। जब पृष्ठ पर आवेश वितरित होता है तो वो पृष्ठीय आवेश घनत्व एक होता है आपका आयतन आवेश घनत्व। जब वो आयतन में आवेश का वितरण होता है तो उसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो यहाँ पर इसके पृष्ठ पर, ठीक है, ये 3D में तो बनाने सीखते हैं ना प्लेट को ऐसे। तो ये प्लेट इस प्रकार से है जिस पर प्लस आवेश है माइनस आवेश है, और इसका आवेश घनत्व है हमारा कौन सा है, सिग्मा। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखो इनका क्या रहेगा, एक विद्युत क्षेत्र रहेगा। अब इनका एक विद्युत क्षेत्र कैसे रहेगा, तो इनका विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इस प्रकार से इनका एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये चलो विद्युत क्षेत्र हमारा हो गया इन प्लेटों का, और इन प्लेटों का विद्युत क्षेत्र वो कितना होगा बताओ। प्लेट मान लेते हैं इसका जो विद्युत क्षेत्र वो इनोड है, तो इनोड किसके बराबर होगा, अगर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था तब कि एक हमारे पास में समांतर प्लेट है, ध्यान रखना यहाँ पर आवेश का वितरण पृष्ठ पर हुआ है। इसका मतलब ये क्या है आपकी, ये है आपकी चालक प्लेट, और एक चालक प्लेट के कारण कोई बिंदु P कहीं किसी भी दूरी पर है तब वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है। अचालक है वहां पर परत होती थी तो वहां पर कौन सा क्या होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पर जो आपका ई नोड है वही मान लेते हैं, ई नोड है इनका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। तो समांतर प्लेट मध्य विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, समांतर प्लेटों के मध्य इनोड, और वो इनोड किसके बराबर आ जाएगा, इनोड आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। और क्यों किया उसका कारण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या आपकी चालक प्लेटें हैं जिन पर जो आवेश है वो पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप वहां पर जाओ, जो मतलब दूसरे चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा कि समांतर प्लेट है, उस समांतर प्लेट की कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलो ये बात हो गई हमारी। अब देखो आगे कि ये तो आगे समांतर प्लेटों के मध्य सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बताओ यहाँ पर होगा क्या, ये जो पैराविद्युत गुटका रखा हुआ है, इस पैराविद्युत गुटके में माइनस प्लस का गुरुत्व एक था, लेकिन जैसे ही इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, अब विद्युत क्षेत्र में रखते यहाँ पर क्या होगा, प्लस और माइनस किस प्रकार से किस साइड में जाएंगे। प्लस पर तो जो बल लगता है वो क्या लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। जिस साइड में विद्युत क्षेत्र होता है उसी दिशा में है वो किस पर बल लगता है, प्लस पर बल लगता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्लस है वो कौन साइड में आ जाएगा, इस प्लेट पर आ जाएगा। यहाँ पर ये
और जो माइनस है वो कुछ इस प्रकार से इस प्लेट पर आ जाएगी। ये ऐसे बोल सकते हो कि भाई विद्युत क्षेत्र कारण हुआ, या ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्रेरण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रेरित हो गया। मतलब माइनस के पास में कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। भाई ऐसा होता है ना, भाई माइनस है किसको आकर्षित कर लेगा, इन जो माइनस प्लस है इसमें से किसको आकर्षित करेगा, प्लस को आकर्षित करेगा ना। तो इस पराविद्युत गुटके का एक भाग तो हो गया आपका धनावेशित, एक भाग हो गया आपका ऋणावेशित। तो अब बताओ यहाँ पर एक भाग धनावेशित एक भाग ऋणावेशित, क्या इस पराविद्युत गुटके के अंदर एक विद्युत क्षेत्र और उत्पन्न नहीं होगा भाई। अंदर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब प्लस और माइनस में कुछ दूरी पर आ गई, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक विद्युत क्षेत्र इस पराविद्युत गुटके के अंदर भी उत्पन्न हो गया। और वो किसके कारण हुआ, हम बोल देते हैं वो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है भाई। प्रेरण कारण हो गया, एक माइनस को, माइनस ने क्या किया, प्लस को अपनी ओर आकर्षित किया। तो यहाँ पर प्रेरण की घटना होती है ना, हमने चालन वो पढ़ा ना, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, संपर्क मतलब वहां पर घर्षण द्वारा आवेशन, तो वो आवेशन की विधियों में। तो उसी प्रकार से वहां पर जो प्रेरण द्वारा आवेशन होता था, तो इस वजह से यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ क्या हो गया, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में विद्युत क्षेत्र आ गया। और इसको दे देते हैं, ये आपका कौन सा है, प्रेरित है, इसलिए इसको दे देते हैं ईपी। अब अगर आपको बोल दें, ठीक है, आप पराविद्युत मतलब ध्रुवण तो समझ में आ गया ना कैसे किया, पराविद्युत गुटके का ध्रुवण, पराविद्युत मतलब गुटके का ध्रुवण करने के लिए दो समांतर प्लेटें रखते हैं, उन समांतर प्लेटों के मध्य पराविद्युत एक गुटका रखते हैं, और पराविद्युत गुटका रखते हैं यहाँ पर क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र की वजह से या फिर बोल सकते हो प्रेरण के कारण माइनस जो प्लेट है उसकी तरफ है वो धनावेशित आकर्षित होगा, और जो प्लस वाली प्लेट है उस पर माइनस है वो आकर्षित होगा। और इस प्रकार से प्रेरण के कारण जो पराविद्युत गुटके का एक भाग है वो धनावेशित हो जाएगा और एक भाग क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप लिखोगे कि जो पराविद्युत गुटका है उसके अंदर भी एक क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी जो दिशा है पराविद्युत गुटके के अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी जो दिशा है वो समांतर प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या है, विपरीत है भाई। समांतर प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इसके पराविद्युत गुटके के कारण इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो हम यहाँ पर अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा हमारा, परिणामी विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारा है ई। ठीक है, क्या है, ई। तो बताओ ई किसके बराबर है परिणामी, यहाँ पर अब सीधी सी बात है, ये ज्यादा होगा ये ज्यादा होगा, ज्यादा इनोड होगा ईपी ज्यादा होगा, इनोड ज्यादा है ना, ये ईपी वाला तो थोड़ा छोटा सा है यहाँ पर, तो इसको मतलब इनोड में अगर हमारे को परिणामी निकालना है तो यहाँ पर ये जो ईपी है वो क्या कर रहा है, कुछ इनोड को खत्म कर रहा है ना, तो इनोड में से कुछ है वो ईपी कम हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना तो इनोड माइनस का क्या हो जाएगा, ईपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परिणामी निकाल सकते हो। अगर पता नहीं चल रहा है कैसे परिणामी निकला, तो ये आपका ईपी है और ये इस साइड में क्या आपका इनोड है, इनका वो निकाल लो, कोण कितना है 180 डिग्री है। अब जैसे हमने सदिश के अंदर पढ़ा है कि दो सदिशों का, ये एक सदिश राशि तो है ई वेक्टर, इनोड वेक्टर और ईपी वेक्टर, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है। तो आप वो फॉर्मूला लगा दो, किसी का दो सदिशों का अगर परिणाम निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। वहां पर p और q की जगह ये मान रख दो, वहां पर cos 180 को माइनस आएगा ना, कौन सा है, ये मान लेना है। तो ये आ गया आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र। और इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, पराविद्युत गुटके का ध्रुवण कर दिया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात है ध्रुवण घनत्व, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, तो इसको अच्छे से समझना है कि ध्रुवण घनत्व क्या होता है। तो देखो जैसे ही क्या होता है यहाँ पर इस पराविद्युत गुटके को बाह्य विद्युत क्षेत्र में, ये भाई पराविद्युत गुटका है, इसको जैसे ही हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं किसको, पराविद्युत गुटके को, तब यहाँ पर एक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। तब यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं, गुटके का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस और प्लस है, माइनस प्लस बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया इनकी वजह से, और जैसे इसमें रखा गुटके को तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, एक द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। प्लस और माइनस दो विपरीत प्रकृति का आवेशों को अलगतम दूरी पर रखने वाला बनने वाला जो निकाय होता है वो कौन सा होता है, आपका विद्युत द्विध्रुव होता है। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, और इसी को क्या कहते हैं, मतलब पराविद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ये ध्यान रखना, ध्रुवण घनत्व नहीं बोला अभी, पराविद्युत का ध्रुवण कहते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया पराविद्युत का ध्रुवण किसे कहते हैं, तो ध्रुवण क्या होता है कि जैसे ही क्या करते हैं, पराविद्युत गुटके को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो गुटके के अंदर है वो विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पराविद्युत का ध्रुवण कहते हैं। अभी तक ध्रुवण घनत्व की परिभाषा हमने नहीं पढ़ी है। अब बात करते हैं कि ध्रुवण घनत्व क्या होगा, तो ध्रुवण घनत्व होगा प्रति एकांक
प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुवीय आघूर्ण को ध्रुवण घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुवीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्रुवण घनत्व कहते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल भाषा में आपको बताया है। तो प्रति एकांक आयतन में जो उत्पन्न द्विध्रुवीय आघूर्ण है किसके किसके मतलब किसमें होगा द्विध्रुवीय आघूर्ण उत्पन्न? इस परावर्तित मतलब जो गुटका है उसी में उत्पन्न होगा ना, बाकी और किसी में थोड़ा होगा। यही है यहाँ पर हमारे पास में। तो ये जो हमारा परावर्तित जो गुटका है इसके अंदर इसके प्रति एकांक आयतन में, या फिर बोल सकते हो एकांक आयतन में जो यहाँ पर द्विध्रुवीय आघूर्ण उत्पन्न होता है इसी को हम क्या कहते हैं? मतलब ध्रुवण घनत्व कहते हैं। और इस ध्रुवण घनत्व को प्रदर्शित करते हैं P से। किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं ऐसा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुवण घनत्व है वो क्या होता है। प्रति एकांक आयतन, ये इसका आयतन है, इसमें जितना द्विध्रुवीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण घनत्व कहते हैं, P कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ध्रुवण घनत्व और द्विध्रुवीय आघूर्ण एक ही बात है, बस यहाँ पर अंतर क्या है कि ध्रुवण घनत्व है वो प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न होने वाला द्विध्रुवीय आघूर्ण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ध्रुवण घनत्व, पहली परिभाषा होगी। अब बात करते हैं दूसरी परिभाषा की। देखो वो क्या होगी? वैद्युत प्रवृत्ति। दूसरी परिभाषा होगी वैद्युत प्रवृत्ति। अब ये क्या होती है? वैद्युत प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं जाई से। ठीक है, क्या बोलते हैं? जाई या फिर जई भी बोलते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, पूरा एक्स नहीं लिखना है, जैसे लिखा है उसी प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। तो ये वैद्युत प्रवृत्ति क्या होती है? वैद्युत प्रवृत्ति है वो जो विद्युत प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए देखो क्या होगा, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है, ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है, ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो ध्रुवण घनत्व है उसके समानुपाती होता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है? ध्रुवण घनत्व के समानुपाती। क्या चीज बोल रहा हूं मैं? देखो कि मैं बोल रहा हूं कि P समानुपाती है E के। इसका मतलब क्या हुआ कि ध्रुवण घनत्व के समानुपाती है परिणामी विद्युत क्षेत्र। क्या मतलब हुआ इससे बोलने का? भाई परिणामी विद्युत क्षेत्र हम क्यों निकालते हैं? हमारे पास में दो समांतर प्लेटें थी समांतर प्लेटें, उनका एक विद्युत क्षेत्र था, कौन सा था? ई नोड था। अब हमने वहां पर क्या किया? कुछ ना कुछ यहाँ पर पराविद्युत गुटका लाकर रख दिया, तो उन समांतर प्लेटों का विद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ कम होगा ना वहां पर। और वो किसकी वजह से कम होगा? वो होगा उस गुटके की वजह से। और अगर गुटके में प्रति एकांक आयतन में जितने ज्यादा मात्रा में द्विध्रुवीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उतनी ज्यादा मात्रा में उन दोनों समांतर प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा द्विध्रुवीय आघूर्ण उतना ज्यादा वहां पर प्लस माइनस, और जितना ज्यादा प्लस माइनस अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा, और प्रेरित विद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र उतना ही क्या होता जाएगा? धीरे धीरे कम होता वहां पर जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अगर ध्रुवण घनत्व आपका है वो क्या होगा? चेंज होगा, तो आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? चेंज होगा। और किस रूप से चेंज होगा? समानुपाती रूप से चेंज होगा। ध्रुवण घनत्व अगर बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब है वहां पर जो अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो प्रेरित जो विद्युत क्षेत्र वो बढ़ रहा है वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया कि जो P है वो क्या होता है? समानुपाती होता है E के, मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अब जैसे यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक नियतांक। तो यहाँ पर नियतांक कौन सा आएगा? ये आएगा जाई E, और ये आ गया E। तो यहाँ से आपके पास में जाई E बराबर क्या आ गया? जाई E बराबर आ गया आपके पास में P बटा E। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति, जाई को बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति। ऐसे हमारे जो अगले चैप्टर आएंगे, ठीक है, जो पृथ्वी मतलब जो उसमें हम चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर रहेगा उसके अंदर ये आएगी, तो उसमें हम और अच्छे से अध्ययन करेंगे कि असल में होती क्या है। ठीक है, अभी तो मैंने बस आपको बताया है कि भाई P समानुपाती होता है, ये समानुपाती चिन्ह हटाएगा तो यहाँ पर एक विद्युत प्रवृत्ति आ जाएगी। इससे इसका जो अच्छे से अध्ययन करेंगे कि क्या चीज होती है, उसको हम जो हमारा 8वां चैप्टर है चुंबकत्व है उसमें हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि पराविद्युत गुटके का ध्रुवण कैसे करते हैं। ठीक है, दो समांतर प्लेटें, उनके मध्य एक क्या रख दिया हमने? समांतर प्लेटों के मध्य गुटके रख दिया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से परिणाम विद्युत क्षेत्र हमारे पास में आ गया। परिणाम विद्युत क्षेत्र वो E के समानुपाती होता है, सॉरी परिणाम विद्युत क्षेत्र वो P के समानुपाती है, और P बराबर यहाँ पर आ जाएगा, समानुपाती चिन्ह हटेगा तो जाई और E,
और यहाँ से जाएगा मान आ जाएगा P बटा E। और इसी प्रकार से आपने ध्रुवण घनत्व देख लिया कि पहले तो बोला ध्रुवण देखा था कि ध्रुवण होता है क्या, पदार्थ का ध्रुवण या पेराविद्युत का ध्रुवण क्या होता है। तो जैसे ही क्या करेंगे, पेराविद्युत गुटिका को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वहां पर एक द्विध्रुव आघूर्ण या फिर विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। जो अभी हमने देखा था ना, वहां पर प्लस माइनस अलग हो गया तो क्या हो गया भाई, दो आवेशों को निकटतम दूरी पर रखने पर और वो प्रकृति में विपरीत हो तो वहां पर क्या बनता है आपका विद्युत द्विध्रुव बनता है ना। तो विद्युत द्विध्रुव जहां पर होगा वहां पर द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव में से भी निकल गया है ना, तो आप यहाँ से कोई सा भी नाम ले सकते हो, ठीक है। तो वो कहलाता है पेराविद्युत का ध्रुवण। और प्रति एकांक आयतन में, ठीक है, प्रति एकांक आयतन में कितना आपका द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ उसको बोलेंगे ध्रुवण घनत्व, ठीक है। ये हो गया आपका पेराविद्युत गुटिका का ध्रुवण। अब हम नया जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। देखो, तो अब हमारा टॉपिक रहेगा धारिता। क्या रहेगा? धारिता। धारिता को प्रदर्शित करेंगे C से। अब देखो धारिता क्या होती है, ठीक है। वो जैसे इसका ये मेन जो पार्ट है, जो हमारा विद्युत धारिता है, इसका मेन टॉपिक यही है, ठीक है। पीछे वाला जो ध्रुवित अध्रुवित था, चालक अचालक था, वो हमने अध्ययन कर लिया था, ठीक है। अब इसको अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। तो देखो धारिता है वो क्या चीज होती है। तो देखो किसी वस्तु द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। तो क्या हो गया धारिता? किसी वस्तु द्वारा आवेश ग्रहण। हमने देखा है कोई भी वस्तु क्या करती है, अगर विद्युत का चालन करेगी या नहीं करेगी। जैसे कुछ चालक है तो विद्युत का चालन नहीं करती है या आवेश का चालन नहीं करती है, लेकिन आवेश तो ग्रहण करती है ना। तो कोई भी वस्तु कितना आवेश ग्रहण कर सकती है भाई, ऐसे थोड़ी कि हमने मर्जी जितने भी दे दिए आवेश, जितने भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वगैरह जो भी थे और सारे के सारे दे दिए, ऐसे थोड़ी होता है। उनको एक निश्चित मात्रा में चाहिए होता है ना। तो वो कितनी मात्रा होती है, तो जो कोई भी वस्तु है उसके आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं कि भाई इसकी धारिता है वो इतनी होगी। तो यहाँ पर देखो, अब ये तो हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली। अब यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी जो वस्तु है, कोई भी वस्तु को अगर हम क्या देंगे, कोई भी वस्तु उसको अगर हम आवेश देंगे तो आवेश देने पर जो आवेश है वो उसमें उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु के विभव के समानुपाती होता है। तो किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश है उस वस्तु के विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या बोला जा रहा है, मान लो आपके पास में कोई वस्तु है, ठीक है, ये हमारे पास में वस्तु है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं आवेश, समानुपाती का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं Q को बढ़ाऊंगा तो V बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो इसी को हम सिद्ध करते हैं। चलो, इसके पास मान लो अभी कोई भी आवेश नहीं है, तो क्या इसका विभव होगा? कुछ विभव नहीं होगा, क्योंकि आवेश नहीं है तो विभव नहीं होगा। अब जैसे मैं इसके पास में आवेश लेकर आया, ठीक है, आवेश यहाँ पर लाकर रख दिया। अब असल में विभव क्या होता है? विभव होता है किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में किया गया कार्य। अब हम एक आवेश को लेकर आएंगे तो हमारे कुछ कार्य करना पड़ा, मान लो 1 जूल कार्य करना पड़ गया, ठीक है। तो इसका विभव आ गया कुछ ना कुछ, हमारे पास में 1 वोल्ट विभव आ गया, ठीक है। जो 1 जूल कार्य करना पड़ा, एकांक आवेश से 1 जूल को कार्य करना पड़ा, तो विभव कितना आ गया? 1 वोल्ट आ गया। अब मैं जैसे ही दूसरा आवेश लेकर आऊंगा तो वापस से मेरे को कितना कार्य करना पड़ेगा भाई? सेम आवेश है, उसी प्रकार का सेम आवेश है, तो उसको मैं पहले बार लेकर आया तो 1 जूल मेरे को वहां पर कार्य करना पड़ा। वही कार्य किसमें संचित हो गया? आपका विभव में संचित हो गया। फिर दूसरे आवेश को लेकर आऊंगा तो फिर से वही 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया, जो आपका विभव 2 वोल्ट हो गया। तीसरे आवेश को लेकर आऊंगा तब भी 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो वहां पर 2 तो पहले से था, विभव था, और 1 और आ गया, तो मतलब कितना वोल्ट हो गया? 2 + 1 मतलब 3 वोल्ट हो गया। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप आवेश का मान बढ़ा रहे हो वैसे वैसे किसका मान बढ़ रहा है? इसका विभव भी बढ़ रहा है। तो यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि जो आपका वस्तु को दिया गया आवेश है उसके विभव के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि Q है वो समानुपाती है किसके? V के। Q है वो क्या है? समानुपाती है V के। अब जैसे यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहां पर आएगा एक नियतांक जिसको बोलेंगे हमें धारिता।
इसको क्या बोलेंगे, धारिता। तो यहाँ पर आ गया Q बराबर CV, और यहाँ से C बराबर क्या आ गया आपका Q बटा V, और यही धारिता का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो धारिता की एक परिभाषा हमारे पास में आ गई। एक तो हो गया कि किसी वस्तु द्वारा जैसे आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, ठीक है। वैसे ज्यादातर हम चालक की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि चालक है वो ज्यादातर आवेश का जैसे तो करता है, मतलब कुछ चालक भी आवेश का ग्रहण करता है लेकिन चालन करता है, इसलिए ज्यादातर बात उसी करेंगे। तो वैसे कोई बात नहीं, चलो हम धारिता को पढ़ देते हैं यहाँ पर कि किसी वस्तु द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो भी क्षमता होगी उसी को हम क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे, कितना आवेश ग्रहण कर सकती है। अब एक हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, तो उस फॉर्मूले से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का जो दिया गया आवेश है और उसमें जो उत्पन्न विभव है उसके अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। कोई वस्तु है, इस वस्तु को दिया गया आवेश और इस वस्तु में उत्पन्न विभव का अनुपात कर दोगे तो क्या मिल जाएगी, इसकी धारिता मिल जाएगी कि ये कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर धारिता निकाल ली। तो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी। अब यहाँ पर अगर हमारे पास में फॉर्मूला आ गया तो इसका हम मात्रक निकालेंगे, इसकी विमा निकालेंगे, तो वो निकालते हैं हम। तो देखो एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा Q समानुपाती V, ठीक है। तो कुछ क्या कर देते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं, क्या करते हैं कि V समानुपाती Q कर देते हैं और V समानुपाती से हटाए तो C आ गया, तो यहाँ से C बराबर क्या आएगा, V बटा Q। तो असल में ये फॉर्मूला से ये गलत है। कहने का मतलब आपको Q समानुपाती V करना है। अगर आप V समानुपाती Q करोगे ना, V समानुपाती Q करना है, Q समानुपाती कौन सा लिखना है आपने, हाँ ऊपर वाला ये वाला सही है। ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना है, आपको V समानुपाती Q नहीं करना है, क्योंकि अगर V समानुपाती Q करोगे तो वहां पर जो आपका ये नीतांक है ना वो C नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ठीक है, 1/C आ जाएगा। तो उस प्रकार से आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि Q है वो क्या आपका समानुपाती है, किसके है, V के समानुपाती है। अब देखो यहाँ पर इसके क्या निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं। तो देखो मात्रक क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक। तो देखो धारिता का मात्रक क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, C बराबर क्या है आपका Q बटा V, Q बराबर CV, ऐसे याद रखो। ठीक है, Q बराबर क्या होता है आपका CV। तो यहां से क्या आ गया, C बराबर Q बटा V। अब यहाँ पर इसका हमारे को मात्रक चाहिए, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम बटा विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये लिख लो C बटा V, और C बटा V इसको हम बोलते हैं फेरेड। क्या बोलते हैं इसको, फेरेड। इसको स्मॉल f से इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो धारिता का मात्रक क्या हुआ, धारिता का मात्रक हुआ फेरेड। कहीं पर ऐसा नाम सुना आ रहा है क्या, ये फेरेड भी कहीं पर सुना था आपने, सुना था क्या, हाँ सुना लग रहा है ना। कौन से चैप्टर के अंदर, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो आवेश का मात्रक होता है ना, आवेश का मात्रक वो क्या होता है, फेराडे होता है। फेराडे होता है ना, एक फेराडे किसके बराबर होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, फेराडे होता है। तब मैंने वहां पर बोला था कि आपको यहाँ पर इसको फेराडे नहीं बोलना है, क्या बोलना है, इसको फेराडे बोलना है, क्योंकि फेराडे किसका मात्रक है, फेराडे वो धारिता का मात्रक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एक फेराडे किसके बराबर होता है, 9500 कूलम के बराबर होता है। ये मैं पहले वाला बता रहा हूँ, एक फेराडे के बारे में बता रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो एक फेराडे हो गया आपका 9500 कूलम के बराबर हो गया। ये एक जो फेराडे तो ये जो एक फेराडे वो क्या आपका आवेश का मात्रक है, जबकि जो फेराडे है वो क्या आपका, वो है इसका धारिता का मात्रक। ठीक है, अब जो एक फेराडे वो मतलब काफी मतलब क्या बड़ा मात्रक है, फेराड बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो फेराड का हम छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं, कौन से, जैसे हमारे पास में आ गया मिली फेराड। तो मिली फेराड को हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर, जब भी मिली आए मतलब 10 की पावर -3 फेराड हो गया। फिर आ गया माइक्रो फेराड, तो माइक्रो फेराड मतलब 10 की पावर -6 फेराड। फिर आ गया अगर नैनो फेराड, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, 10 की पावर -9 फेराड। और फिर आ गया अगर पिको फेराड, तो वहां पर क्या लिखोगे आप, 10 की पावर -12 फेराड। और मान लो आ गया फ्रेमी फेराड, तो चलो फ्रेमी फेराड ये आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 10 की पावर -15 फेराड। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये मतलब ये बड़ा मात्रक होता है, तो ये इसके छोटे रूप हो जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा, माइक्रो फेराड, मिली फेराड। ठीक है, ये आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। अब इसका एक उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, जैसे आपके जो फैन होते हैं, ठीक है, फैन के अंदर क्या लगा होता है, एक आप जिसको बोलते हैं सेल,
बोलते हो ना, तो उसको कभी देखना आप, जो खराब हो चुका है उसके अंदर देखना, वहां पर लिखा होगा आपके पास में कि 4 माइक्रोफेरेड ऐसा लिखा होगा, 4.00 माइक्रोफेरेड इस प्रकार से, या फिर 3 पॉइंट जो भी अलग अलग होता है, ठीक है, माइक्रोफेरेड। असल में वो कोई भी ये जो दे रखा है वो क्या दे रखी है, उस सेल की क्या है, धारिता दे रखी है। और सेल बोलना उसको गलत है, क्योंकि वो कोई एक सेल नहीं है, वो होता है आपका कैपेसिटर। क्या होता है, कैपेसिटर मतलब संधारित्र। और संधारित्र क्या होता है, ये जो आवेश है उसको ग्रहण करने के मतलब युक्ति होती है, उसको हम आगे वो अध्ययन करेंगे कि संधारित्र क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से संधारित्र बनाया जाता है और उसके अंदर किस प्रकार से आवेश को ग्रहण करवाया जाता है, ठीक है। तो असल में वो क्या होता है, आपका सेल नहीं होता, वो क्या होता है, आपका कैपेसिटर या संधारित्र होता है। तो चलो ये तो हो गया हमारा धारिता का मात्रक। अब बात करते हैं कि यहाँ पर धारिता की विमा क्या होगी। तो विमा तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं, कैसे निकालेंगे विमा इसकी, बिल्कुल आसान है। कैसा आसान है वो, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो ऐसे मात्रक में बदलना पड़ेगा, मतलब जो भी गुलाम वगैरह जो भी उनमें बदलना पड़ेगा विमा निकालने। देखो यहाँ पर Q बटा V है, तो इनके फॉर्मूले लिखो आप। I बराबर क्या होता है आपका, I बराबर होता है Q अपॉन T। भाई विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। तो यहाँ से क्या Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा I का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है। तो ये तो आ गया गुलाम का। अब विभो का, विभो क्या होता है आपका, विभो होता है आपका V बराबर होता है W अपॉन Q, होता है नहीं होता है। और यहाँ से W का मात्रक जो है वो भाई V बराबर हो गया W अपॉन Q। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, V बराबर हो गया W अपॉन Q। अब इसको ऐसा मात्रक बदलो, W क्या होता है आपका बल इंटू विस्थापन, मतलब बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, मतलब न्यूटन इंटू मीटर बटा कूलम। और फिर से न्यूटन क्या होता है, न्यूटन मतलब बल का मात्रक क्या होता है, बल होता है आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर। तो इसका मतलब केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इंटू मीटर, और नीचे कूलम क्या आ जाएगा, एम्पीयर इंटू सेकंड, ठीक है। अब इस पूरे का मान यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या ये पूरा पार्ट यहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया आपका, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर। ये एम्पियर है ना, ये एम्पियर स्क्वायर। सेकंड यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हो गए 3 हो गए, मतलब सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी 4। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, बस फॉर्मूला रखना है और आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर रख सकते हो आप, क्या हो जाएगा आपके पास में m कितना है, मतलब द्रव्यमान कितना है आपका, केजी कितना है 1 है, और वो भी किसी में नीचे है, तो इसका मतलब केजी मतलब m-1। फिर L कितना आपका नीचे है, तो मतलब माइनस का 2। फिर आता है T कितना है 4 ऊपर है। फिर आता है एम्पियर कितना है 2 है। ये क्या आ गया आपकी जो धारिता है उसका क्या आ गया, मात्रक है आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान था ना, मात्रक क्या, विमा, धारिता की विमा। तो धारिता की विमा निकालना आसान थी ना, बस फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर है वो हमारे को जो फॉर्मूले है उनको किस में बदल देना है, हमारे को ऐसे मात्रक उनमें बदल देना है, हमारे पास में क्या आ जाएगी, जो धारिता है उसकी विमा आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये होगी धारिता की विमा। अब हम बात करते हैं कि 1 फेरेड किसके बराबर होगा। तो देखो C बराबर क्या होता है आपका, Q बटा V। ये ध्यान रखना, C बराबर Q बटा V है। यहाँ पर C बराबर 1 फेरेड कब होगा, जब यहाँ पर 1 कूलम आवेश के बाद 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तब यहाँ पर जो आपकी धारिता आएगी वो कितनी आएगी, 1 फेरेड आएगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं परिभाषा के रूप में लिखूं कि 1 फेरेड की परिभाषा लिखो, क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे लिखोगे, किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश देने पर वहां विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाए तो उसकी धारिता 1 फेरेड होगी, ठीक है। ये आ गई आपकी 1 फेरेड की परिभाषा। तो ये हो गई आज हमारी धारिता के बारे में कि धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता की विमा क्या होती है, 1 फेरेड की वो परिभाषा क्या होती है, और धारिता क्या होती है, और परावैद्युत गुटिका के ध्रुवण किस प्रकार से करते हैं। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, धारिता वाले को तो अच्छे से समझना आपको, क्योंकि आगे जितने भी अब टॉपिक आएंगे वो सारे धारिता से रिलेटेड होंगे कि असल में धारिता क्या होती है। तो वो आपको समझना है, ठीक है। बाकी का जो अगला होगा, जो हमारे लेक्चर रहेगा उसमें हम अध्ययन कर लेंगे, इनको आपको अध्ययन करते जाना है।